आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं राजेश्वरी आप सबके लिए यूजीसी नेट जेआरएफ की अभ्यास श्रृंखला लेकर प्रस्तुत हूँ। आज हम लोग जून 2024 के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, राजभाषा के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। सही है। 17 जून 1957 को राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया गया। सबसे पहले राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सही है, लेकिन क्या दिया गया? 17 जून 1957। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 7 जून 1955 को किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 344 के तहत राजभाषा आयोग का गठन किया गया 7 जून 1955 को। तो यह विकल्प आपका गलत हुआ। अनुच्छेद 350 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों आदि की भाषा की व्यवस्था की गई। तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की के भाषा की व्यवस्था किसमें की गई है? 350 में नहीं, बल्कि 348 में की गई है। अब 350 में क्या है? 350 में जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, भाषाई अल्पसंख्यक के लिए उनको राष्ट्रपति क्या प्रावधान कर सकता है कि वो अपनी भाषा में मतलब उनकी भाषा के लिए, जैसे जो बच्चे होंगे अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक की बात हो रही है यहाँ पे, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग कि उसमें क्या करना है उनको कि उनको जो प्राइमरी बच्चे होंगे, प्राथमिक शिक्षा उनको मातृभाषा में दिए जाने के जो है प्रावधान करेंगे। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और कुछ विशेष उपबंध भी कर सकता है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए। कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो ये आपका, क्योंकि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के लिए भाषा का प्रावधान कहाँ पे किया गया? कौन से अनुच्छेद में? 348 में किया गया है। तो यह विकल्प आपका गलत हो जाएगा। अगला है अनुच्छेद 344 के अनुसार राष्ट्रपति संविधान के प्रथम 5 और 10 वर्ष के बाद राजभाषा आयोग नियुक्त कर सकता है। मतलब गठन राजभाषा आयोग का कर सकता है। बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 345 में यह व्यवस्था है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा एक या अधिक प्रादेशिक भाषाओं या हिंदी को सरकारी प्रयोजन के लिए स्वीकार कर सकता है। बिल्कुल सही बात है ये। तो इसमें पूछा क्या है? कौन से तथ्य मिलते हैं? ए, डी और ई। अब राजभाषा पे थोड़ी सी और बात करते चलते हैं। राजभाषा के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या क्या हैं? कहाँ पे राजभाषा के मतलब भाषा कौन सी होगी? राजभाषा, क्योंकि कोई भी जो स्वतंत्र राष्ट्र होता है, संप्रभु राष्ट्र होता है, अपने संप्रेषण के लिए, विचारों के आदान प्रदान के लिए, अपने पत्राचार के लिए, अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए एक उसको भाषा की जरूरत होती है। तो भारत में कौन सी भाषा को मान्यता दी गई? हिंदी भाषा को दी गई है। तो हिंदी को भारत की राजभाषा माना गया है। तो अब इसके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी होंगे जिसके तहत ये बात मान्यता होगी, जिससे इस बात की पुष्टि होगी। तो क्या किया गया है? भाग 17 इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। भाग 17, भाग 17 में आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक, 343 से 351 तक क्या किया गया है? राजभाषा के बारे में प्रावधान किए गए हैं। प्रावधान क्या है? कि संघ की राजभाषा क्या होगी, न्यायालयों में कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी। इसके अलावा जब संसद में, सदन में
के जो राज्य स्तर होगा, राज्य होंगे वो आपस में पत्राचार कैसे करेंगे, राज्य जो होंगे वो संघ से बातचीत करेंगे तो कौन सी भाषा में उनका पत्राचार होगा, अपने जो प्रशासनिक कार्य होंगे वो कौन सी भाषा में करेंगे। इसके अलावा जब कोई भाषा अल्पसंख्यक होगी, कम लोग बोलने वाले होंगे, उसके लिए क्या क्या प्रावधान होंगे, उसको बढ़ाने के लिए भाषा की जो जिससे क्या होगा हमारी सांस्कृतिक एकता मजबूत हो, ये सब प्रोविज़न किस में किए गए हैं, क्योंकि भाषा के माध्यम से ये सारे जो है प्रावधान 343 से लेकर के 351 आपके आर्टिकल में किए गए। इसके अलावा तो ये पूरा जो भाग 17 है इसका शीर्षक ही क्या है, राजभाषा। इसके अलावा और कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में भाषा की चर्चा है, तो भाग 5 और भाग 6। भाग 5 और भाग 6 में भी राजभाषा के बारे में बात हुई। अब बात क्या हुई है, आपका भाग 5 क्या है, संघ है, भाग 6 क्या है, राज्य, जिसमें संघ की शक्तियाँ और उसके कार्यप्रणाली की व्याख्या की गई है के बारे में प्रावधान है। 6वें में क्या है आपके राज्य में, राज्य के विधानमंडल कैसे चलेंगे, उनकी व्यवस्थाएं कैसे चलेगी, इस पे बात की। तो इसमें भाषा की भी बात की गई है। तो इसमें भाषा की बात में क्या बताया गया है कि भाग 5 इसमें बताया गया है कि संसद में जब बातचीत होगी, बहस होगी या कोई कार्य होगा तो वो कौन सी भाषा में होगा, इसका प्रावधान किसमें किया गया है, तो किया गया है 120 आपका जो आर्टिकल है इसके तहत। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल में इसका प्रोविजन किस में है, तो 210 अनुच्छेद 210 में है। इसके अलावा हम देखते हैं आपकी अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में भी भारत की 22, सबसे पहले मूल संविधान में तो 14 भाषाएं थी, फिर और अमेंडमेंट्स हुए और उसके अलावा फिर 1 जुड़ी, फिर 4 जुड़ी, फिर उसके बाद जुड़ी, तो टोटल मिला करके उसमें इस समय वर्तमान में भाषा कितनी है अनुसूची, तो 22 भाषाओं की चर्चा है। ये हो गया, ठीक है आपका। तो अब इसमें हम लोग देखते चलते हैं। इसमें क्या करेंगे, जब अभी तो ये हम अभ्यास श्रृंखला है आपकी, तो इसमें हम एक लिमिटेड बात करते चलेंगे, लेकिन एक हम, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो साहित्यिक प्रश्न है उस पर तो अच्छी बात हो जाती है, लेकिन कुछ ये विशेष प्रश्न होते हैं, जैसे कि भाषा हो गई, इसके अलावा जैसे व्याकरण वाला पोर्शन हो गया आपका, लिपि हो गई, इस पे थोड़ी सी बातें कम होती हैं, लेकिन इससे प्रश्न बराबर आते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 15-20 मिनट की क्लास में प्रॉपर एक सीक्वेंस में हम लोग इस पे बात करेंगे। तो अभी हम इसको देखते हैं। इसमें क्या था, कौन से सही थे विकल्प, तो हमने अभी ही सॉल्व किया था, पहला सही था। इसमें हमने बताया 7 जून 1955 हो जाएगा। अब इसमें हमने बताया क्या हो जाएगा, 348 हो जाएगा, जिसमें न्यायालय और उच्च न्यायालयों की बात हुई। ऐसे सॉल्व करते हुए दिमाग में या जोर जोर बोलते चलिए, जिससे कि इसको अच्छे से समझ सकें आप लोग। फिर उसके बाद क्या किया गया है आपका, ये विकल्प और ये विकल्प गलत हो गया, तो आपका ऑप्शन सही हो गया ए, डी और ई। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा, ए, डी और ई, आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न है, अब ये देखिए, ये जो भाषाई व्याकरण वाला पोर्शन है जिसमें उच्चारण हो गया, फिर ध्वनियों के मुख्य उच्चारण को लेकर के स्थान के हिसाब से उनके जो कैटेगराइजेशन किए गए हैं, इससे 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा ही रहते हैं। तो इसको भी अगर एक बार अच्छे से पढ़ लिया जाए, जैसे बोलियां कौन सी हैं, कौन से अपभ्रंश से भाषा की उत्पत्ति हुई है, इसके प्रीवियस ईयर में भी जो हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसमें बातें की हैं हालांकि, लेकिन जब इसमें हम एक प्रॉपर क्लास, और ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा हो सकती है, आधे घंटे की हो सकती है, लेकिन अगर एक बार आप उसको देखेंगे, हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक है, जब देख उसको तो सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। अभी इसको सॉल्व करते हैं हम। पूछा क्या गया है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। मिलान करने में क्या है, ध्वनियों के उच्चारण के हिसाब से हमको बताना है। पूछा गया है प, फ, ब, भा, तो हमको पता है कि जिसमें होस्ट प, फ, ब, उच्चारण में क्या हो रहा है, उच्चारण में होस्ट का इस्तेमाल हो रहा है, होठों का आपके, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। अच्छा, हम लोग जब इसको उच्चारण में क्या देखते हैं, होस्ट हो गया, दंत हो गया, कंठ हो गया, तालव्य हो गया, ऐसे इसमें थोड़े से नाम किसी किसी में अलग हैं, तो ये देखना। जैसे क्या है, प, फ, ब, भा, तो क्या है, द्योष्ठ लिखा है ना। द्योष्ठ से मतलब क्या हो गया, दोनों होठों का जिसमें बोलते समय क्या हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, प्रयोग हो रहा है बराबर, क्योंकि प, फ, ब, भ, म इसमें क्या हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या द्योष्ठ हो गया। अब क्या है अगला, न, ल्या,
न न ल ल। अब इसके उच्चारण का स्थान क्या है? ये आपका मिसप्रिंट है, इसको देखिए क्या होगा, वर्ड से होगा ये। इससे मतलब क्या होता है, उच्चारण में जब आप शब्दों का उच्चारण कर रहे होंगे तो क्या होता है कि करके देखिए आप, न ल, इसमें क्या हो रहा है, आप जब उच्चारण करते हो तो आपका जो जिह्वा का अग्रभाग है वह अपने आपके मुख के ऊपर जा करके मसूड़े से थोड़ा सा पास या उसके थोड़ा सा आगे जा करके स्पर्श होता है। तो इन ध्वनियों को क्या कहते हैं, वर्ड से। उच्चारण स्थान इसका क्या है, वर्ड से है। फिर उसके बाद क्या पूछा है, क ख ग घ। का खा गा हम हमेशा से पढ़ रहे हैं कंठ। अब इसमें कंठ तो दिया नहीं हुआ है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन क्या है ये तालु, तालव्य की बजाय अगर यहाँ पे तालु दिया होता तो ज़्यादा सही रहता। कोमल तालु, ये क्या है, ये है का ख गा घा, क्योंकि आप कंठ कंठ पढ़, हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कंठ कंठ, इसमें दिया कोमल तालु। कोमल तालु से मतलब क्या होता है, तालव्य है। कोमल तालु मतलब जब जो आपका गले का, जहाँ से आप उच्चारण करें तो आपका ये अग्र पक्ष जीवा होस्ट के बजाय क्या हो रहा है, हम जब उच्चारण करें का ख गा घा तो आपके गले से उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसको जो है क्या, कोमल तालु। इसके अलावा आपको पता है च छ ज झ श, ये क्या है, तालव्य। उच्चारण स्थान इनका क्या होता है, तालव्य होता है। मिलान करते हैं हम, 3 1 2 4, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? देवनागरी लिपि सुधार समिति, अभी हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़े हमने सारे, क्या क्या प्रावधान किए गए भाग 17 में, 6 में, 5 में, इसके अलावा अनुसूचियां पढ़ी। इसके भी पहले जब स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था उस दौरान अपनी विचारों की अभिव्यक्ति के लिए एक कोई सहज सरल भाषा चाहिए थी जो कि हिंदी बनी, एक लिपि चाहिए थी जो सरल हो, आसान हो और लोग लिखने में, क्योंकि पहले टाइप का होता था तो अच्छे से टाइपिंग हो सके, उसकी शब्द स्पष्ट हो, हर वर्णमाला जो भी हो उसका अपना उच्चारण हो। इन सब के लिए क्या किया गया, लिपि। तो लिपि कौन सी चुनी गई, देवनागरी लिपि चुनी गई। तो देवनागरी लिपि के सुधार के लिए क्या किया गया, प्रावधान किए गए। इससे पहले सबसे पहले सुधार की बात कहाँ आती है, सबसे पहले सुधार की बात आती है तिलक जी करते हैं। तिलक क्या करते थे, केसरी, आप पता है मराठा पत्र है जिसका वो क्या करते थे, संपादन करते थे। सबसे पहले उन्होंने वहाँ से लिपि के सुधार की संपादन के लिए उन्होंने लिपि सुधार की बात की। फिर आती है आपकी 12 कड़ी, क्या है, जो सावरकर बंधु हैं इन्होंने सबसे पहले 12 कड़ी, तो अब 12 खड़ी, आ की खड़ी, आ की जो खड़ी होती है, आ ई ऊ करके, इसका एक सीक्वेंस में प्रावधान किसने सबसे प्रयोग किसने किया, गांधी जी का जो हरिजन संघ था उसमें सबसे पहले जो पत्र निकलता था उसमें इसका जो है प्रयोग किया गया। तो ये है देवनागरी। उसके बाद क्या हुआ, श्याम सुंदर दास जी ने क्या किया, पंचमाक्षर हैं आपके, जो भी आपके क ख ग घ अंगा चा चा जा इया टा 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 अड़ा जो भी आता है, ता था दा धा ना पा पा बा बा मा, ये आपके होते हैं पंचमाक्षर। पंचमाक्षर कौन से होते हैं, अंगा, इया, आड़ा, फिर क्या था, ताथा दादा ना पापा बाबा माँ, ये क्या हो गए आपके पंचमाक्षर हो गए। इसके स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग की बात की किसने, श्याम सुंदर दास ने। तो ऐसे सुधार के क्रम के साथ आते आते जाकर के आपकी भाषा देवनागरी लिपि जिसमें हम लिखते हैं यह विकसित हुए। और इसीलिए कहा भी जाता है कि देवनागरी लिपि सबसे व्यवस्थित, मानक और वैज्ञानिक इसकी दृष्टि, क्योंकि इसकी हर ध्वनि के लिए, हर स्व जो भी इसकी ध्वनि है उसके लिए एक सिंबल दे दिया गया है, सबके एक प्रतीक है, अंगा हो, इया हो, अड़ा हो, का हो, आ की मात्रा, ई की मात्रा, सबके लिए क्या है, एक ध्वनि है। जो भी शब्द लिखे जाते हैं वो वही उच्चरित हो। जैसे इंग्लिश में आप बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन ऐसे देखते हैं, सी को कभी का पढ़ा जाता है, सी को कभी चा पढ़ा जाता है, लेकिन हिंदी की जो लिपि है
इसको इसीलिए वैज्ञानिक कहा जाता है। तो अब इसमें पूछा गया, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पूछे गए। सबसे पहले देवनागरी लिपि के सुधार की बात कहाँ पे होती है, तो हमने बताया आपको सबसे, लेकिन इसके बाद जब आप आते हैं तो आती है हिंदी साहित्य सम्मेलन की जो है अध्यक्षता कर रहे थे गांधी जी वहाँ, जहाँ पे 1935 की बात है। उस समय सबसे पहले ये बात आती है कि लिपि के सुधार की बात होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, ऐसे सुधार के क्रम में 35 में आया, फिर उसके बाद वहाँ पे गठन की बात की गई, जिसके अध्यक्ष कौन रहे, काका कालेलकर जी रहे। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी क्या होता है कि देवनागरी लिपि सुधार समिति की जो है स्थापना की जाती है। अब पूछा क्या गया, स्थापना कब हो रही, 31 जुलाई 1948 को गठन हुआ। तो इसमें क्या किया गया कि एक समिति बनाई गई। समिति में क्या किया गया कि जो भाषा है, भाषा को और अच्छे से मॉडिफाई किया जाए, उसके कुछ अच्छे टर्म्स रखे जाए, जो उसमें कमियां हो उस पर बात की जाए। तो इसके लिए क्या किया गया, एक समिति का गठन किया गया। अब इसके अध्यक्ष बनाए जाएंगे और कुछ सदस्य होंगे। तो अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो अध्यक्ष बनाए गए नरेंद्र देव। फिर नरेंद्र देव ने क्या किया, कुछ फिर ये क्या करेंगे, इनकी जो कमेटी रहेगी वहाँ बैठ करके ये लोग कुछ और भी नियम बनाएंगे, उस पर बातचीत करेंगे, फिर कुछ सुझाव देंगे। तो सुझाव देने की बात हुई। फिर क्या किया गया, इस जो इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके लिए क्या बना, एक लिपि सुधार परिषद बनी। लिपि सुधार परिषद कहाँ बनी, लखनऊ में। जिसका काम क्या था कि जो नरेंद्र देव जो देवनागरी लिपि सुधार समिति का जो गठन किया गया है, जो रिपोर्ट नरेंद्र देव की कमेटी ने प्रस्तुत की है, उस रिपोर्ट पर बात करने के लिए लिपि सुधार परिषद बनाई गई। और कहाँ पे बनाई गई, लखनऊ में बनाई गई, यूपी सरकार द्वारा। बताने का इसका मकसद क्या है, जिस तरीके से प्रश्न बन रहे हैं कथन की तरीके से, ठीक है। तो अभी अगली बार पूछा जा सकता है कि लिपि सुधार परिषद का गठन, परिषद की स्थापना किस वजह से की गई, उसका उद्देश्य क्या था, या ये पूछ सकते हैं कि किस कमेटी के रिपोर्ट की जो है व्याख्या करने के लिए, या फिर उसको जो है समझने के लिए कि परिषद की स्थापना की गई थी, कहाँ की गई थी, लखनऊ में की गई थी। तो ये हो गया आपका, कुछ अन्य तथ्य हो गए जो आप जानते रहे, ताकि आगे जो परीक्षा हो उसके लिए आप तैयार रहें। अगला, तो इसमें हमने हाँ उत्तर हो गया आपका। अगला प्रश्न देखते हैं हम। भारत सरकार के राजभाषा विभाग का सी डैक की सहायता से लीला हिंदी प्रबोध नामक सॉफ्टवेयर किसने तैयार किया था। सॉफ्टवेयर क्या है, लीला हिंदी प्रबोध। लीला हिंदी प्रबोध एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें क्या किया गया कि कुछ भाषाओं को आसानी से सीखा जा सके। ये एक मल्टीमीडिया श्रृंखला के तहत इसका विकास किया गया था। किसके, राजभाषा आयोग ने किया था, सी डैक की सहायता से किया था। और इस सॉफ्टवेयर को तैयार किसने किया था, तो तैयार किया था हेमंत दरबारी ने। अब इसमें क्या था, अंग्रेजी के अलावा भी 14 अन्य भारतीय भाषाएं थी जिसको सरल तरीके से सीखा जा सकता है। अब क्या है इसमें, लीला LILA, लर्न इंडियन लैंग्वेज थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो क्या है, लीला का फुल फॉर्म क्या है, लर्न इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें अंग्रेजी के अतिरिक्त 14 अन्य भारतीय भाषाओं को भी सीखा जा सकता था। और ये सॉफ्टवेयर तैयार किसने किया था, हेमंत दरबारी ने। राजभाषा, भारत सरकार के राजभाषा विभाग का सी डैक की सहायता से सॉफ्टवेयर तैयार किया था हेमंत दरबारी ने, लर्न इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला प्रश्न है आपका, एक सेकेंड। संस्कृति और सौंदर्य के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने अंतिम दिनों में किस नाम से पुस्तक लिख रहे थे। आपको पता है पुस्तक है आपकी एक नामवर सिंह जी की दूसरी परंपरा की खोज, प्रकाशन है इसका 1982। क्या है, दूसरी परंपरा की खोज। आलोचना है ये 1982 में। रचनाकार कौन है, नामवर सिंह। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है नामवर सिंह जी के गुरु थे।
अब इसमें इन्होंने क्या किया है कि इसमें शीर्षक से द्विवेदी जी के बारे में ही उनके कई सारे शीर्षक दे करके उन्होंने उन्हीं के ऊपर बात की, उन पे समीक्षा की है, या फिर उनके जो सृजन के जो मतलब क्योंकि उनके गुरु थे तो उनके बारे में उन्होंने जो है लिखा है इसमें। तो ये पूरी जो पुस्तक है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के रचना कर्म, उनके सोचने के तरीके, उनके सिद्धांतों पे, उनकी सांस्कृतिक चेतना, उनकी सौंदर्य शास्त्र को लेकर के समझ, इन सब पे उन्होंने बात की है। तो इसमें जो एक शीर्षक है इनका संस्कृति और सौंदर्य, इसके अनुसार इन्होंने बताया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने अंतिम दिनों में लालित्य मीमांसा नाम से एक लेख या पुस्तक लिख रहे थे। इसके पहले इन्होंने, आपको पता है, कालिदास की लालित्य योजना, और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रिय कवियों में से एक थे। कौन? कालिदास जी, जिसपे इन्होंने लिखा है क्या? कालिदास की लालित्य योजना। तो वो पुस्तक लिखने के बाद इन्होंने एक लालित्य मीमांसा नाम से पुस्तक लिखना शुरू किया था। ये सौंदर्य शास्त्र से संबंधित थी। अगला प्रश्न है आपका, यूरोप का यह अभिव्यंजनावाद हमारे यहाँ के पुराने वक्रोक्तिवाद, वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम का ही नया रूप था। कई बार पूछा प्रश्न है, आपको पता ही है किसने कहा है? विलायती उत्थान किसने कहा है? अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति का विलायती संस्करण किसने बोला है? तो रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। अभिव्यंजनावाद किसकी क्या कह सकते हैं, कौन है जो अवधारणा किसने दी है? तो क्रोचे हैं। वक्रोक्ति का आपको पता है कुंतक हैं। और इसमें पूछा क्या गया है कि विलायती उत्थान कहा है इन्होंने, शुक्ल ने। वक्रोक्ति को अभिव्यंजना का शुक्ल जी ने कहा है। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। आलोचक हैं और आलोचना ग्रंथ हैं उनके। क्या है? शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह और इंद्रनाथ मदान। तो क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचना ग्रंथ, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, और इसके अलावा इनकी सूर साहित्य है, और इसके अलावा इनका कबीर है एक, आपको पता होगा, इनकी एक आलोचना है जिसको इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला हुआ है। 1941 में उसकी जो है इन्होंने रचना की थी और उसके लिए इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला है। किसको? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। फिर उसके बाद क्या है? बच्चन सिंह, साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और रूपवाद, स्पेस होगा, साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और रूपवाद किसकी? बच्चन सिंह की। इसके अलावा इनकी कौन सी है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास भी है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास भी है, बच्चन सिंह की पुस्तक है। फिर उसके बाद क्या है? इंद्रनाथ मदान, इंद्रनाथ मदान की आलोचना क्या है? आधुनिक कविता का मूल्यांकन। इनकी एक रचना आपको पता, कविता और कविता नाम से भी इनकी रचना है। अब इसके बाद शांति प्रिय द्विवेदी हैं, युग और साहित्य, युग और साहित्य किसकी आलोचना है? शांति प्रिय द्विवेदी की। तो इसको मिलान करते हैं हम, 4 1 2, ये आपका विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जिमिलोंड विलज्जय पाण यही तिम धरणी लय चित्त और समरस जाय तिखड़े जय पुड़ुते समड़ित। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है आपका, इतना ही लाइन बहुत बार पूछा गया। जिमिलोंड विलज्जय कभी मिलान में दे देते हैं, कभी कथन में दे देते हैं। पूछे क्या है ये पंक्तियां किनकी है? तो यह पंक्तियां किसकी है? कड़हपा की पंक्ति। अब कड़हपा कौन है? आपको पता है, जो सिद्धों की वज्रयान शाखा से सिद्ध साहित्य है, सिद्ध साहित्य निकला जो उसमें सिद्ध योगी हुए हैं, 84 सिद्धों में से एक कड़हपा भी माने जाते हैं, 84 सिद्धों में से एक। अब कड़हपा कहाँ के थे? कर्नाटका के थे। अभी इनको, इनकी जो है इसमें, इनके उसमें होता है कि जन्मभूमि और कर्मभूमि। तो इनकी जन्मभूमि तो कर्नाटका है, लेकिन इनकी कर्मभूमि क्या है? बिहार है। मतलब ये साधना के लिए पूरा कहाँ रहे हैं? बिहार में रहे हैं। इसके अलावा इनको क्या कहा गया है? बच्चन सिंह ने कहा है कि कड़हपा जो है कवित्व और पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ कहा है इनको, बच्चन सिंह जी ने जो है। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वीराज रासो मध्यकालीन ब्रज भाषा में लिखा गया है, पुरानी राजस्थानी में नहीं, जैसा कि साधारणतया इस विषय में माना जाता है। यह कथन किसका है? तो आपको पता है पृथ्वीराज रासो समय को लेकर के और उसके जो
क्या हो, साहित्य को लेकर, ऐतिहासिकता को लेकर के बड़े विवाद हैं। किसी ने उसको प्रामाणिक माना है, किसी ने अर्ध माना है, किसी ने पूर्णतया अप्रामाणिक माना है। तो ऐसे इसके भाषा को लेकर के भी राय, किसी ने डिंगल कहा है, किसी ने पुरानी राजस्थानी कहा है। तो इसमें ये कथन किसका है? तो ये कथन है धीरेन्द्र वर्मा का है। अब किसी ने ब्रज मिश्रित डिंगल का, जैसे बच्चन सिंह ने कहा है कि जो ब्रज मिश्रित राजस्थानी है, या फिर डिंगल कह सकते हैं इसको जो है, तो इसलिए, और ये कथन लेकिन किसका है? तो ये कथन है धीरेन्द्र वर्मा का। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी निबंध और निबंधकार का सही युग्म मिलाना है आपको। सब मिट्टी हो गया, तो सही युग्म कौन सा है ये देखना है। तो सब मिट्टी हो गया माधव प्रसाद मिश्र की का निबंध है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले भी आपके उसमें पूछा जा चुका है, क्योंकि हम लोग पीछे चल रहे हैं कि हमने जैसे 25 का फिर 24 का ऐसे सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ये 25 में भी आया हुआ है आपके प्रश्न। माधव प्रसाद मिश्र क्या द्विवेदी युग के निबंधकार माने जाते हैं। इनका एक निबंध है परीक्षा। प्रताप नारायण मिश्र का भी एक परीक्षा निबंध है, आपको पता ही होगा। इसके अलावा इनकी एक रामलीला, एक क्षमा इनका निबंध है। अगला क्या है? धरती और धान, राम वृक्ष वेनीपुरी। राम वृक्ष वेनीपुरी का जो है क्या है? गुलाब, गेहूं और गुलाब उनका जो है निबंध है। धरती और धान किसका है? तो धरती और धान इसको जो है आप आत्मकथात्मक निबंध कह सकते हैं, ये उग्र का निबंध है। फिर क्या है? मुझे मेरे मित्रों से बचाइए, पद्म सिंह, ये भी द्विवेदी युग के अंतर्गत ही आते हैं। और इनका आपको पता है दयानंद सरस्वती मर गए हैं, मुझे मेरे मित्रों से बचाइए, इनके निबंध है किसके? पद्म सिंह के, तो ये सही है। फिर क्या है? उजड़ा स्वर्ग, रघुवीर सिंह का, ये भी आपका सही है। ये आपका विकल्प गलत हो गया। तो इसमें पूछा क्या है? सही युग्म कौन सा है? तो ए, सी और डी आपका सही हो जाएगा। ए, सी और डी, तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चंस है, तो इसको बार बार आप सॉल्व कर रहे हैं और रिपीट हो ही रहे हैं। ये जैसे अब राम वृक्ष वेनीपुरी के निबंध कौन कौन से हैं, तो आप कई बार पूछा जा रहा है, कई बार पूछा जा रहा है। तो इस तरीके के प्रश्न जो हैं, जैसे जो कंसेप्चुअल होते हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन इस तरीके फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसको तो आप जैसे अभ्यास करते जाएंगे वैसे आपको आएगा ये। तो इसमें हमने विकल्प हाँ देख लिया था ना, ए, सी और डी, हाँ ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, बच्चन सिंह के अनुसार रामचंद्र शुक्ल की सीमाओं का उद्घाटन सर्वप्रथम किस आलोचक ने किया था? पूछा किसके थ्रू है? बच्चन सिंह के अनुसार पूछा है। और विकल्प में कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, शांतिप्रिय द्विवेदी और नंदुलारे वाजपेयी। तो इसमें नंदुलारे वाजपेयी होंगे। किस संदर्भ में ये बात हो रही है? छायावाद के संदर्भ में बात हो रही है, जिसमें जहाँ पे ये बच्चन सिंह ये बात कर रहे हैं ये छायावाद के संदर्भ में हो रही है, कि जिसमें उन्होंने, क्योंकि इन्होंने रहस्यवादी कहा था शुक्ल ने, इसको छायावाद जो पूरा साहित्य उसको रहस्यवादी कह दिया था। लेकिन जो नंदुलारे वाजपेयी उसमें जो उन्होंने उसकी जो भाषा को लेकर के जो उसकी क्रिएटिविटी थी, विषय जो उसमें और आए, और उसके जो लेखन का तरीका था, इन सब मुद्दों को लेकर के ये सारी जो उसकी विशेषताओं को जो है इन्होंने अच्छे से उभारा था। तो इसलिए ये संदर्भ कौन सा है? छायावाद के संदर्भ में कहा बच्चन सिंह ने, नंदुलारे वाजपेयी को कहा है। अगला प्रश्न है आपका, जितना ग्राम गीत शीघ्र फैलते हैं और जितना काव्य को संगीत द्वारा सुनकर चित्त पर प्रभाव पड़ता है उतना साधारण शिक्षा से नहीं पड़ता। एकदम आप जान ही रहे होंगे, कई बार पूछे गए प्रश्न है ये, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। आगे बढ़ते हैं, संस्कृति के 4 अध्याय और प्रकरण का मिलान करना है। आगे एक में आ जाए, ताकि संस्कृति के 4 अध्याय एवं अध्याय जो पुस्तक है आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है, प्रकाशन आपको पता है 1956 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त है इसको, और रचना किसकी है? दिनकर की है, आप जान रहे हैं। अब पूछा क्या है? अध्याय और प्रकरण, जो अध्याय है उनके 4 अध्याय है, और उसमें जो प्रकरण है उसका क्या करना है? हमें मिलान करना है। पहला अध्याय आपका है भारतीय जनता की रचना और हिंदुत्व, हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। अब इसके प्रकरण क्या है आपको पता है। पहला जो आपका इसमें अध्याय बताया गया उसमें क्या? आर्यों का आगमन दिखाया गया। उसके पहले भी जो 13-14 और जातियां आ चुकी थी भारत में, उसके बारे में, फिर द्रविड़ जो है उनके बारे में बात की गई है, तो इसलिए आपका हो जाएगा चौथा। फिर क्या पूछा गया? प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, दूसरा अध्याय है, ये क्रम से लिखा भी हुआ है, देखिए इसमें दूसरा अध्याय। और इसमें क्या है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उद्गम और उसके जो सामाजिक एस्पेक्ट, समाज पे कैसे उसने प्रभाव डाला है, ये जो है आपके उसके संस्कृति के 4 अध्याय का जो दूसरा अध्याय है इसमें बात की गई है। तो ये हो जाएगा आपका बौद्ध आंदोलन हाँ के सामाजिक प्रसंग, ये हो जाएगा। फिर क्या है?
हिंदू संस्कृति और इस्लाम। विकल्प है अमृत और हलाहल का संघर्ष, और इसके अलावा मुस्लिम नवोत्थान। अब ये देखने से लग रहा है कि ये इसका विकल्प सही हो जाएगा, मुस्लिम नवोत्थान, लेकिन आपके क्योंकि पाठ्यक्रम में लगी आपने बिल्कुल देखा होगा, उसमें मुस्लिम नवोत्थान और हिंदू नवोत्थान से हिंदू नवोत्थान, तो उसमें किस में बात की गई है? ये चौथे अध्याय में बात है, भारतीय संस्कृति और यूरोप में। हिंदू संस्कृति और इस्लाम, इसमें क्या है? उर्दू का जन्म है, इसमें जो प्रकरण दिए गए हैं उर्दू का जन्म दिया गया है, भक्ति आंदोलन और इस्लाम दिया गया है, फिर उसके बाद क्या है, भारत में इस्लाम का आगमन कैसे हुआ, भारतीय संस्कृति और इस्लाम दिया हुआ, ये सब उसके प्रकरण। लेकिन अमृत और हलाहल का संघर्ष ये कोई प्रकरण नहीं है, तो इसलिए यह प्रश्न आपका अंशतः गलत है। लेकिन क्योंकि मिलान में विकल्प है तो आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन आप ये बिल्कुल एकदम दिमाग में रखिए कि अमृत और हलाहल का संघर्ष नाम से कोई भी प्रकरण संस्कृति के 4 अध्याय के किसी भी अध्याय में नहीं है। लेकिन क्योंकि मिलान करना है तो मिलान हम कर देंगे। तो पहले में आपका क्या है? 4, 4 के बाद क्या है? 3, फिर और ये भारतीय संस्कृति और यूरोप 2, 1, 4 3 2 1 विकल्प बनेगा। 4 3 2 1 दूसरा सही होगा, लेकिन ये बात आपको एकदम से दिमाग में रखनी है। 4 3 2 1, लेकिन आपको वो जो आपका था पहला, इसमें क्या था? अमृत और हलाहल करके संघर्ष जो है ये किसी भी प्रकरण में नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम मिलाना है। कामायनी का प्रकाशन आपको पता 1935 में, छायावाद में महाकाव्य है ये, और रचनाकार कौन है? रचनाकार आपको पता है प्रसाद हैं। अब इसमें पूछा क्या है? सही अनुक्रम पूछा है। अनुक्रम आपका क्या है? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये हो गए आपके 15 सर्ग। अब इसमें पूछा क्या है? सर्ग के क्रम पूछा है। अब देखेंगे आप, सबसे पहले आएगा कर्म, कर्म के बाद क्या आ रहा है? कर्म के बाद आ जाएगा आपका स्वप्न, स्वप्न के बाद आ जाएगा संघर्ष, संघर्ष के बाद निर्वेद, निर्वेद के बाद दर्शन आ जाएगा। मिलाते हैं हम, ई बी। ये देखिए, पहले अगर आपको थोड़ा सा भी मान लीजिए क्रम नहीं भी याद होता, तब भी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आपको तुरंत विकल्प मिल जाता, क्योंकि कोई भी कंफ्यूजन वाला बिल्कुल भी इसमें कोई विकल्प नहीं है। सबसे पहले कर्म दिया ही हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांत के अंग का सही अनुक्रम बताना है। त्रासदी का सिद्धांत किसने दिया है? अरस्तु ने दिया है, जिसमें इन्होंने सुनते हैं ना कैथार्सिस, विरेचन, विरेचन शब्द का प्रयोग किया है चिकित्सा शास्त्र से लेकर के। ये जीडीसी इसके पहले जो हुआ था उसमें हूबहू क्वेश्चन ही पूछ लिया था कि विरेचन शब्द कहाँ से लिया गया है? चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है। किस लिए लिया गया है? दमित भावनाओं को साहित्य या नाटक के माध्यम से, रचना के माध्यम से उसका उद्रेक कर देना। मतलब अगर आपको दुख है तो आप रो लीजिए और रो करके अपनी भावनाओं का दमन कर लीजिए। तो ये त्रासदी का सिद्धांत है। इसमें सिद्धांत में अरस्तु ने कुछ अंग बताए हैं। तो अंग कौन कौन से हैं? 6 अंग हैं। अब इसमें पूछा क्या है? इसका क्रम लगाना है। तो सबसे पहले तो क्या आ जाता है? कथानक आता है। कथानक आ गया। कथानक के बाद आएगा आपका, कथानक के बाद आएगा चरित्र, चरित्र के बाद आएगा विचार, विचार के बाद आएगा पद योजना, पद योजना जिसको आप भाषा शैली भी कहते हैं। पद योजना के बाद आएगा गीत, गीत के बाद आएगा, 5 ही है इसमें, एक आएगा आपका
दृश्य, जिसको को इन्होंने सबसे ज्यादा गौड़ माना है, दृश्य को गौड़ ही मान लिया है। मेन जो है इसमें ये आपका हो जाएगा कथानक, चरित्र, विचार, पद योजना और गीत। तो हम देखते हैं ACEBD, AC एक चीज आइए ध्यान दीजिएगा आप लोग, ACBED, हाँ बिल्कुल सही। तो कथानक हो गया, चरित्र हो गया, ये आपका सही हो जाएगा, विचार हो गया, पद योजना हो गया, फिर गीत हो गया। पद योजना वही जो भाषा हो जाती है, शब्द शैली हो जाती है, उसी की बात इन्होंने पद योजना के तहत की। तो आपका क्या कौन सा सही हो जाएगा? A हो जाएगा, C हो जाएगा, B हो जाएगा, हाँ सही था, बिल्कुल सही था। लेकिन यह है कि त्रासदी के सिद्धांत के अंग कितने बताए हैं अरस्तु ने? तो 6 बताए हैं, 6 है, ठीक है। 5 की चर्चा यहाँ है। सबसे अंतिम कौन सा है? दृश्य, जिसको कि अरस्तु ने गौड़ माना है। अगला प्रश्न है आपका, लोनजाइनस उदात्त के 5 स्रोत मानते हैं, उनकी सही अनुक्रम क्या है? लोनजाइनस आपको पता है कि इन्होंने क्या बताए हैं, काव्य के उदात्त काव्य सृजन के, उदात्त काव्य को रचने के लिए कौन कौन से जो है भाव होने चाहिए, जैसे कि सृजन के लिए भाव, मनोभाव कैसे हो आपके, आपकी जो अंतः प्रज्ञा होगी मतलब प्रतिभा होगी वो होनी चाहिए, कला होनी चाहिए, अभिव्यंजना होनी चाहिए, ये सब बातें। फिर उन्होंने बताया कला क्या है, कला अखंड है, ये सब बातें इन्होंने इसमें बताई है। तो इसको क्या करना है, हमें 5 स्रोत बताए हैं। अब स्रोत कौन कौन से हैं देखते हैं हम, और स्रोत का क्रम बताना है। क्या है? महान विचारों की उद्भावना की क्षमता किसमें होनी चाहिए? कला में होनी चाहिए। क्या फिर क्या है? रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव, प्रबल, इसमें पूछा क्या है? अनुक्रम, हाँ अनुक्रम है, ठीक है। प्रबल तथा अंतः प्रेरित भाव, अलंकारों, विचारों और, एक सेकेंड रुकिए इसको ताकि इसमें विकल्प भी दिखे आपका। क्या है? उदात्त 5 तत्व पूछा है इसमें, तो इसमें आपका कौन सा क्या हो जाएगा? महान विचारों के उद्भावना की क्षमता किसमें होनी चाहिए? कला में होनी चाहिए। महान विचार, वही साहित्य अच्छा है, वही कला अच्छी होगी जिससे क्या हो? महान विचार के जिसमें क्षमता हो। पहला हो गया आपका A। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? भाव, प्रबल भाव, अंतः प्रेरित भाव, मतलब क्या करेगा? भाव जो हो प्रबल हो, वह भावों का जो है क्या हो? अभिव्यक्ति हो, जो आपके प्रबल और अंतः प्रेरित, मतलब जो आपके अंतर में, आत्मा में जो भाव हो उनका जो है प्रबल तरीके से होंगे, तभी रचना अच्छी बन पाएगी। रचना सृजन के लिए भावों का प्रबल होना जरूरी है। तो ये हो जाएगा आपका AC। फिर उसके बाद क्या है? अलंकारों, विचारों, विचार अलंकार और शब्द अलंकार का समुचित प्रयोग होना चाहिए, मतलब तीनों ही अलंकार भी हो, विचार भी हो। जब आपके पास अलंकार मतलब लिखने की शैली होगी, रस छंद अलंकार होते हैं ना, जो शिल्प कहते हैं जिनको, जिससे कि कोई साहित्य सृजन के समय, सृजन के लिए जो प्रयोग करने वाले टूल कह सकते हैं आप, कि जिसमें क्या होगा कि आपको शब्दों की समझ हो, कहाँ पे कैसे शब्द प्रयोग किया जाए जिससे वो रचना अच्छी और प्रभावी बन सके। तो कहने का मतलब क्या है? अलंकार विचार वाले, विचार भी होने चाहिए, और शब्द अलंकार भी होने चाहिए, तभी क्या होगा? समुचित प्रयोग हो पाएगा उसका, तभी एक साहित्य जो होगा वह प्रभावी बन पाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका? हाँ D हो गया, ACD ना। फिर उसके बाद E, तो क्या हो जाए? भव्य शब्द योजना हो जाएगी, और रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव हो जाएगा। ये आपका क्रम हो जाएगा। मतलब क्या है? महान विचारों की उद्भावना, इसके बाद आपका कौन सा? फिर प्रबल और अंतः प्रेरित भाव हो जाएगा, फिर अलंकार और विचारों का, विचार अलंकार और शब्द अलंकार का समुचित प्रयोग हो जाएगा, और इसके बाद भव्य शब्द योजना होनी चाहिए, शब्द योजना भी अच्छी होनी चाहिए आपकी, रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव होना चाहिए। तो इसमें आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी की सार्वदेशिक व्यापकता के संबंध में निम्नलिखित कथन कौन कौन से मिलते हैं? क्या है? पढ़ते हैं इसको। हिंदी की व्यापकता और लोकप्रियता का एक कारण साहित्य और संगीत की दृष्टि से इसकी संपन्नता भी है। बिल्कुल सही है। एक साहित्य, एक भाषा तभी समृद्ध होती है और व्यापक होती है जब उसमें क्या होते हैं? अच्छे गुणवत्तापूर्ण साहित्य लिखे जाते हैं, तभी उसकी क्या होती है? भाषा व्यापक होती है। व्यापक भी होगी और उसका जो
एक कहेंगे ना कि वैलिडिटी बढ़ना उसकी, कि लंबे समय तक प्रयोग में आएगी, और उसका जब उसमें अच्छे साहित्य सृजित होंगे, अच्छे शब्दकोश उसके बनेंगे, तभी भाषा व्यापक होती है। तो कहने का मतलब ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। हिंदी को देशव्यापी बनाने में वैष्णव धर्म, सूफी संतों, निर्गुण सगुण कवियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, बिल्कुल रही है। आप देखेंगे जो आपके साहित्य देखेंगे, निर्गुण में आप जाएंगे, कबीर हो गए, सूफी में जाएंगे, जायसी हो गए, इसके अलावा आपको बहुत सारे मिलेंगे। और इसके वैष्णव धर्म में हो गया, वैष्णव धर्म में जब आप आएंगे, जो भी भक्ति आंदोलन में जो भी सगुण निर्गुण के जो साहित्य रहे हैं, जो भी उसमें रचनाएं की गई हैं, उन सब ने क्या किया है, भाषा को देशव्यापी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सभी रीतिकालीन कवि, हिंदी कवि राजाश्रित थे। ये विकल्प आपका गलत हो जाए, क्योंकि आप उसमें घनानंद, बोधा, आलम, रीति मुक्त कवियों को भी पढ़ते हैं। तो ये विकल्प, हिंदी के विकास में राजनीतिक परिस्थितियां और गतिविधियों का बड़ा हाथ है, बिल्कुल सही है आपका। अहिंदी प्रदेश व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं थे, इसलिए हिंदी की सार्वदेशिकता का विकास अवरुद्ध हुआ, गलत है। तो इसमें पूछा क्या है, कथन कौन कौन से सही है इसमें, तो ए पहला सही हो जाएगा, ए, बी और डी। ए बी डी कौन से विकल्प में है, ए बी डी कौन सा, हाँ दूसरा सही हो जाएगा। अब क्या पूछा गया है, काव्य भाषा के संदर्भ में वर्ड्सवर्थ के उपयुक्त कथन बताने हैं। वर्ड्सवर्थ के कथन क्या है, पढ़ते हैं। प्रशांत मनोदशा में भावों का अनुस्मरण आवश्यक नहीं है, गलत है, क्योंकि इनका कहना क्या था कि भावों का अनुस्मरण आवश्यक है। भाव आएंगे तभी तो शांत, जब मनोभाव होंगे उसमें भाव आएंगे तभी तो साहित्य की रचना होगी। फिर क्या है, काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, बिल्कुल सही। भावादीप्त मनोदशा में रचना का आरंभ होता है, सही है। भाव चाहे जिन कारणों से उत्पन्न हो, मन को आनंदित करते हैं, सही है। ग्रामीण भाषा काव्य के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि आपको पता है कि वर्ड्सवर्थ ने ग्रामीण भाषा पे जोर दिया है, कि उनको क्या है कि साहित्य की भाषा अलग कर दो और आम बोलचाल की भाषा अलग करो, ये सही नहीं है। उससे अच्छा क्या होगा कि हम साहित्य, अच्छा साहित्य जो होगा जो आम जन की जो बोलचाल की भाषा भी उसमें जिसमें प्रयोग हो सके, तो वही क्या इनका मानना था कि वही सर्वोच्च जो है साहित्य माना जाएगा। तो इसमें आपका विकल्प कौन सा सही है, बी, सी और डी सही हो जाएगा। ये गलत है और ये गलत है, पहला आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में सही कथन बताना है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासनिक सुझावों के लिए सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, सही है। 1802 में भाषा मुंशी के पद पर सदा सुखलाल नियाज नियुक्त हुए। आपको पता है भाषा मुंशी कौन थे, लल्लू लाल थे। तो विकल्प आपका गलत हो गया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना अंग्रेज अफसरों को भारतीय रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति और देसी भाषा का ज्ञान कराने के लिए हुई थी, एकदम सही है, विकल्प आपका सही हो जाएगा। और ये इसके पहले भी पूछा गया है, ये कथन, ये वाला जो आप याद रखिए कि किस लिए स्थापना की गई थी। अंग्रेजी जो अफसर थे उनको भारतीय रहन सहन, सभ्यता और संस्कृति और देसी भाषा के का ज्ञान कराने के लिए की गई थी। अगला विकल्प है आपका, जॉन गिलक्राइस्ट हिंदुस्तानी विभाग के प्रोफेसर नियुक्त हुए, एकदम सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्य करने के लिए इंसा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी लिखी। एकदम आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं कि जो हिंदी खड़ी बोली थी उसके विकास में 4 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कौन कौन है, लल्लू लाल हो गए, सदल मिश्र हो गए, मुंशी सदा सुखलाल नियाज हो गए और इंसा अल्लाह खां हो गए, जिनमें से 2 का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था, 2 का संबंध नहीं था। तो 2 संबंध किसका नहीं था, इंसा अल्लाह खां का नहीं था और सदा सुखलाल नियाज का नहीं था। किसका था, सदल मिश्र का था, जिनकी रचना बहुत चर्चित है, नासिकेतोपाख्यान आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं। इसके अलावा लल्लू लाल है जिन्होंने भाषा मुंशी कहा गया है, जो भाषा मुंशी के पद पर थे, कहाँ पे, फोर्ट विलियम कॉलेज में। तो इसमें ये आपका विकल्प से कौन कौन सा सही हो जाएगा, ए, सी और डी। ए, सी और डी जिस विकल्प में होगा वही आपका ए, सी और डी, ये आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वस्तु की निर्भरता चूंकि प्रौद्योगिकी पर होगी, इसलिए विकसित एवं विकासशील समाजों के मध्य दूरी कम नहीं होगी वरन बढ़ेगी।
उक्त मंतव्य किस विचारक ने दिया है? लियोतार्ड, जिनको आपको पता क्या इनका द पोस्ट मॉडर्निज्म इनकी पुस्तक का नाम है, और इन्होंने उत्तर आधुनिकतावाद के इनको जनक भी कहा जाता है। इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने क्या कहा है कि महावृत्तांत का जो है अंत हुआ। अंत की कहने का मतलब ये है कि जब उत्तर आधुनिकतावाद आया तब इसमें क्या महावृत्तांत मतलब बड़े बड़े विषयों की बजाय छोटे छोटे विषयों को, मनुष्य की अंतर्भावनाओं को, समाज में जो घटनाएं घट रही थी उनको, छोटे छोटे जो इंसिडेंट्स थे उनको केंद्र में ला करके रचना की जाने लगी। तो इसीलिए इन्होंने क्या घोषणा की थी कि महावृत्तांत का अंत हुआ। और ये लियोतार्ड क्या उत्तर आधुनिकतावाद के जनक माने जाते हैं। और इनका कहना क्या था? प्रत्येक वस्तु की निर्भरता, क्योंकि उत्तर आधुनिकतावाद जिसमें क्या हो गया, पूंजीवादी जो समाज था, जो उसके बढ़ने की गति थी उस पर बात की जाने लगी। भावनाओं से ज़्यादा जो है मतलब भावनाओं को ड्रामेटाइज करना बंद कर दिया गया। मनुष्य की जो चेतना है, जो अंतर्मन के द्वंद्व हैं, उनमें ज़्यादा सामाजिक प्रेशर से ज़्यादा वैयक्तिक चेतना को ध्यान में दिया गया। और इसमें मुख्य बात की क्या की गई कि बड़े बड़े महावृत्तांत लिखने से अच्छे क्या होगा कि जो मनुष्य की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको गंभीरता से लेकर के उन पे बात की जाए। तो ये लियोतार्ड और उत्तर आधुनिकतावाद की पूरी विशेषता ही है, कह सकते हैं, जनक इनको कहा जाता है। उन्होंने क्या कहा है? प्रत्येक वस्तु की निर्भरता चूंकि प्रौद्योगिकी पर होगी, इसलिए विकसित एवं विकासशील समाजों के मध्य दूरी कम नहीं होगी, वरन क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। क्यों बढ़ती चली जाएगी? क्योंकि क्या होगा, जो विकसित देश होगा उसकी टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ती चली जाएगी, उसका रेवेन्यू बढ़ता चला जाएगा और उसमें विकास की गति बढ़ेगी। और विकासशील देश, क्योंकि क्या होंगे, जो विकासशील देश क्या होते हैं, मोस्टली जो भी विकासशील आप देखेंगे वो लेबर अबेंडेंट होंगे, जहाँ पे श्रम अधिक होगा और संसाधन कम होंगे। क्योंकि ये विकास के पथ में हैं तो इनको बढ़ने के लिए संसाधनों की जरूरत होगी, चीजें होंगी, और ये क्या होंगे, तब इनसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा? फासला बढ़ेगा। ये कहना किसका था? लियोतार्ड का था। अगला प्रश्न है आपका, क्रोचे के अनुसार अभिव्यंजना के संबंध में कथन है। ऊपर हमने बात की थी ना, जिसमें क्या कहा था, शुक्ल ने क्या कहा था? वक्रोक्ति का विलायती संस्करण कहा था। किसको कहा था? अभिव्यंजनावाद को कहा था। अब इसमें क्या है, कथन कौन कौन सा है? अंतः प्रज्ञा और अभिव्यंजना में अभेद है। एक चीज और जोड़िए, कला। जो पूरी बात है ये क्या है कि अंतः प्रज्ञा, अभिव्यंजना और कला में कोई अंतर नहीं है। सही है, प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला नहीं है। जब यहाँ बात ही हो गई अंतः प्रज्ञा, अभिव्यंजना और कला में भेद नहीं है, तो प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला होगी। तो ये आपका गलत हो गया। कला सृष्टि केवल आंतरिक है। कला की सृष्टि किससे होती है? आंतरिक है आपकी भावना। और फिर क्या है? कला रूप और वस्तु दोनों में होती है। कला में क्या है? रूप और वस्तु दोनों में होगी। तो इसमें इन्होंने क्या बात बोली है? कला, क्रोचे का एक उदाहरण दिया इन्होंने रूप और वस्तु को लेकर के। इनके कहने का मतलब यह था कि कला रूप में होती है, वस्तु में नहीं होती है। वस्तु द्वारा जो निर्मित रूप होता है उसमें कला होती है। किस तरीके से? इन्होंने बताया कि कोई एक चित्र बनाया जाए, चित्र के लिए हम रंग का प्रयोग करेंगे, कैनवस का प्रयोग करेंगे, और इसके अलावा हमें जिससे ब्रश होगा, कुची ब्रश होगा जिससे हम बनाएंगे, या पेन हो सकता है जिससे हम कोई कलाकारी करें। तो सुंदरता किसमें हो रही है? किसमें आएगी सुंदरता? आएगी वस्तु में नहीं, वस्तु से बनी निर्मित कला में सुंदरता आएगी। ठीक है, तो इसलिए ये आपका विकल्प गलत हो जाएगा। कला अखंड है, बिल्कुल सही बात है, कला अखंड है। ये जो है इनके सिद्धांत थे। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा? ए, सी और ई। अच्छा हाँ, इस पे कला सृष्टि केवल आंतरिक है, ये सही होगा आपका। तो कहने का मतलब ये है कि कला रूप और वस्तु दोनों में नहीं होती है। कला किस में होती है? वस्तु द्वारा निर्मित, जो रूप निर्मित किया जाता है उसमें होती है। जो हमने एग्जाम्पल में आपको बता दिया कि जैसे क्या है कि आप पेन से कोई ड्रॉ करते हैं, कोई चित्र बनाते हैं, तो वो चित्र जो बनेगा, चित्र बनने के बाद दर्शक और सृजनकर्ता जो होगा, बनाने वाला होगा, उसमें जो वो तो सृष्टा हो गया, और वो पहला क्या बोलते हैं उसको, सृष्टा बोला है इन्होंने, सृष्टा बोला है जो है क्रोचे ने। तो इनके कहने का मतलब ये है कि जो कला होगी वह वस्तु दोनों में नहीं होगी, बल्कि वस्तु द्वारा निर्मित तो होगी। किसमें? इसको ऐसे भी आसान में कह सकते हैं कि सिर्फ कला में होगी, वस्तु में नहीं होगी। और इसको थोड़ा सा उस तरह समझेंगे तो क्या करें, वस्तु से निर्मित जो कला होगी उसमें ही जो है सुंदरता होगी।
रूप होगा। ठीक है, तो इसमें विकल्प, अच्छा इसमें प्रिंट में ऑप्शंस दिए नहीं गए हैं, तो हम यहाँ पे इसको बना लेंगे ए, सी और ई, क्योंकि ये और ये आपका नहीं होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित विचारकों के जन्म वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। रिपीट क्वेश्चन है, देखते हैं हम। किरकेगार्ड का समय हम क्या मानते हैं, 1813 है। कार्ल मार्क्स का क्या है, 1818 है। जो क्या है, फूले जी का कब है, 1826 है। फ्रायड का कब है, 1856 है। गांधी जी का समय क्या है, आपको पता है, 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ है। क्रम मिलाएंगे हम, बी के बाद सी हो जाएगा, सी के बाद ई हो जाएगा, ई के बाद ए के बाद डी, BCEAD दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय के संबंध में उचित कथन बताना है हमें। राजा राम मोहन राय भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता के संस्थापक माने जाते हैं, बिल्कुल सही। बहुदेववाद में इनकी गहरी आस्था थी। आपको पता है कि ये मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का विरोध करते थे, पाखंड का विरोध करते थे, गलत है। राजा राम मोहन राय पश्चिमी ढंग की शिक्षा के विरोधी थे, नहीं, वो वैज्ञानिक और पश्चिमी शिक्षा के समर्थक थे, विरोधी नहीं थे। उन्होंने संवाद कौमुदी और अल अकबर अखबार की स्थापना नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, संपादन होना चाहिए, स्थापना नहीं होती है। संपादन हो जाएगा। इसके अलावा इनको आपको पता है ये बंग दूत का भी संपादन किया है इन्होंने। फिर राजा राम मोहन राय ने सेंसरशिप कानून के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाए थे, और यही रीजन भी रहा है कि इनको पत्रकारिता के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता के संस्थापक के रूप में क्यों जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या, देखिए क्या है सेंसरशिप कानून क्या था। सेंसरशिप कानून ये था, अभिव्यक्ति की आज़ादी को के विरोध में लगाया गया था, अंग्रेजी गवर्नर के द्वारा लगाया गया था। इसमें क्या था कि जो स्वतंत्र पत्रकारिता चल रही थी, जिसमें पत्रकारिता में अंग्रेजों की नीतियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिसकी आलोचना की जा रही थी, तो इसलिए क्या किया गया था, एक सेंसरशिप कानून लाया गया था, जिसमें क्या किया, बहुत सारे नियम बना दिए गए थे कि जो भी पत्र का संपादन करेगा उसको ये नियमावली फॉलो करनी पड़े। कहने का मतलब ये था कि अगर कोई भी बात सरकार के विरोध में, ब्रिटिश सरकार के विरोध में लिखी जाएगी, तो वह पत्र, वो पूरी जो एजेंसी होगी या जहाँ पे छप रहा होगा उसको बैन कर दिया जाएगा। तो इसके विरोध में राजा राम मोहन राय ने जो आंदोलन भी चलाया था, फिर उसके बाद ये कोर्ट भी गए थे, यहाँ पे इनका मामला खारिज हो गया था। फिर ये जो इंग्लिश कोर्ट है वहाँ भी गए थे, खारिज हो गया था हालांकि, लेकिन ये मुहिम बहुत बड़ी थी, और यही वजह है कि राजा राम मोहन राय, इससे क्या था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में निकल करके आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो ये लड़ाई की मुहिम देखिए कहाँ, राजा राम मोहन राय जी ने जो है, और उन्होंने जो है सबसे बड़ी बात कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें लड़ी है, मतलब जा करके कोर्ट में बाकायदा इस पे लड़ाई की है उन्होंने, और आंदोलन भी चलाया था। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए, डी और ई, ए, डी और ई, चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वस्तु की निर्भरता चूंकि प्रौद्योगिकी पर होगी, इसलिए विकसित एवं विकासशील समाजों के मध्य दूरी कम नहीं होगी, बढ़ेगी। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन क्या, उन्नीस, चलिए देखते चलिए, शायद ये रिपीट हो गया, क्योंकि अभी हमने इस पे बात की थी ना कि किसका है, ल्योतार्द का है ये, और इसमें हमने क्या था, हाँ ये कुछ प्रश्न हमें लग रहा है रिपीट हो गए हैं। ये अभी हमने इसको सॉल्व किया है, क्या है ये, राजा राम मोहन राय वाला हो गया है। आगे बढ़ते हैं, देखें, किशोरी दास वाजपेयी की पुस्तक हिंदी की वर्तनी तथा शब्द विश्लेषण, किशोरी दास वाजपेयी की पुस्तक हम लोग अभी तक क्या जानते थे, हिंदी शब्दानुशासन,
बहुत प्रचलित है। अब इसमें पूछा क्या है, हिंदी की वर्तनी तथा शब्द विश्लेषण के अध्याय बताने हैं। तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है, हिंदी की वर्तनी तथा शब्द विश्लेषण, हिंदी की वर्तनी तथा शब्द विश्लेषण। तो इसमें पूछा क्या गया है, पुस्तक के जो है अध्याय का क्रम पूछा गया। इस तरीके के प्रश्न, क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम की लगी हुई रचना नहीं है, तो इस तरह के एक दो प्रश्न अगर आ भी जाते हैं ना, तो आपको कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि ये जिसका भी सही होगा तुक्के से ही सही होगा, तो इसमें हम इसको सॉल्व करते चलते हैं, क्या पता आगे रिपीट आ जाए या ऐसे ही पूछ ले किशोरीदास वाजपेयी, क्योंकि हम लोग को हिंदी शब्दानुशासन उनकी पुस्तक बहुत प्रचलित है और हम लोग के जवान पे भी रहती है। तो एक तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हिंदी की वर्तनी तथा शब्द विश्लेषण पुस्तक किसकी है, किशोरीदास वाजपेयी की पुस्तक है। अब इसमें हमें मिलाना है, तो देखते हैं क्या है, हिंदी की कुछ क्रियाएं, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका नाम यानी संज्ञाएं, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा समास में इसको एक सेकंड रुकिए, सही है। इसके बाद हो जाएगा हिंदी में अनुनासिक वर्ण और अनुस्वार, इसके बाद समास में वर्तनी की स्थिति, फिर वाक्य विन्यास में वर्तनी का विवेचन। ये इसके पुस्तक के जो अध्याय दिए गए हैं उसके पूरे क्रम हो जाएंगे। हालांकि ये पुस्तक जो है 9 अध्याय हैं कुल इसमें, तो इसके बीच बीच के अध्यायों को दे करके ये क्रम बनाया गया है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर के अनुसार गांधी जी के आदेश पर महादेव देसाई ने शरद चंद्र की किन रचनाओं को गुजराती में अनुवाद किया था। सबसे पहले तो यही कि शरद चंद्र की रचनाओं का गुजराती में अनुवाद हुआ था, किसने किया है, लिखा हुआ है महादेव देसाई ने। किसके कहने पे किया है, तो गांधी जी के कहने पे किया है। 1925 के आसपास इन्होंने जो है अनुवाद किया है। तब इसमें पूछा क्या है, कौन कौन सी रचनाएं हैं जिनका गुजराती भाषा में अनुवाद हुआ है। तो इसमें क्या है, विराज बहू है, इसके अलावा मंजली दीदी है, इसके अलावा क्या है, राम की सुमति है, राम की सुमति। इसके अलावा एक और है बिंदु का लज्जा, बिंदु की लज्जा। कि विराज बहू हो गई, मंजली दीदी हो गई, राम की सुमति हो गई और बिंदु की लज्जा हो गई। किसके कहने पे, गांधी जी के कहने पे किसने किया है, तो महादेव देसाई ने। विष्णु प्रभाकर के अनुसार, तो विष्णु प्रभाकर के अनुसार हमें पता है कौन सी जीवनी है, आवारा मसीहा शरद चंद्र जी के ऊपर लिखी गई जीवनी है। अगला प्रश्न है आपका, अच्छा हमें यहाँ पे मिलाना था ना, विकल्प देखेंगे हम, ABD, दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाली के प्रसिद्ध वैयाकरण कात्यायन के अनुसार पाली में कितनी ध्वनियां थी। भाषा के विकास क्रम में हमने पढ़ा था कि ये मध्यकालीन भारतीय भाषा है। इसके पहले प्राचीन जिससे निकली थी वैदिक और लौकिक संस्कृति, फिर उसके बाद आती है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है, जिसमें हम देखते हैं पाली प्राकृत अपभ्रंश आती है। और इसके बाद फिर क्या आती हैं, आधुनिक भाषाएं आती हैं जिनका विकास अपभ्रंश से होता है, जिसमें सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, फिर जिससे हमारी भाषाएं निकली हैं, बोलियां निकली हैं, जिनकी खड़ी बोली हो गई, ब्रज भाषा हो गई। तो पूरे विकास का क्रम था, हमने अच्छे से बात की है इस पे इसके पहले की अभ्यास श्रृंखला में। तो हम इसको देखते हैं क्या है, पाली के प्रसिद्ध वैयाकरण कौन कौन से। तो पाली के जो 3 वैयाकरण प्रसिद्ध माने जाते हैं उनमें से एक है कात्यायन, कात्यायन हो गए वैयाकरण, उसके अलावा मोग्गलान हो गए, इसके बाद इसके अलावा जो दूसरे हैं उनका नाम क्या है, वर्मी भिक्षु नाम है उनका। तीन है इन्होंने जिनपे, इनका क्या है कि इनका कात्यायन व्याकरण है, इनका मोग्गलान व्याकरण है, और जो भरमी भिक्षु हैं उनका क्या है, सद्दनीति नाम से 3 व्याकरण इनके हो गए, 3 वैयाकरण हो गए। इनकी रचना का नाम है सद्दनीति। ये क्या, इनका क्या है, मोग्गलान व्याकरण। कात्यायन व्याकरण पुस्तक है ये। अब पूछा क्या गया है इसमें, पाली की कितनी ध्वनियां हैं।
तो कात्यायन ने और मोगलान ने ध्वनियों के बारे में चर्चा की है और इन्होंने बताया है, कात्यायन ने बताया है कि हिंदी में पाली में 41 ध्वनियां हैं और मोगलान ने क्या कहा है, पाली में 43 ध्वनियां हैं। अब ध्वनियों में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भी 33 व्यंजन माने हैं। इन्होंने, किसने, मोगलान ने 33 व्यंजन माने हैं और उसके अलावा 10 स्वर माने हैं। अब कात्यायन ने क्या किया है, कात्यायन ने 8 स्वर माने हैं और 33 व्यंजन माने हैं। अच्छे से इसको लिख देते हैं, आप नोट कर लीजिए, थोड़ा सा ये मैस सा दिख रहा है। कात्यायन के अनुसार पाली में कितनी ध्वनियां हमने बताया 43। इनकी रचना कौन सी है, कात्यायन व्याकरण। अब इन्होंने 8 स्वर और 33 व्यंजन माने हैं। इसके अलावा हमने बताया ना, 3 वर्मी भिक्षु हो गए, मोगलान हो गए और कात्यायन हो गए। 3 पाली में वैयाकरण माने जाते हैं मुख्य रूप से। तो ये आपकी बात हो गई कात्यायन की। अब 43 किसने माना है, मोगलान। मोगलान की रचना का क्या नाम है, मोगलान व्याकरण। इन्होंने क्या माना है, 10 स्वर माने हैं और 33 व्यंजन माने हैं। ठीक है। और उसके अलावा हमने क्या बताया, वर्मी भिक्षु की जो व्याकरण जो ग्रंथ है उसका क्या नाम है, सद्नीति नाम है, लिख लीजिए, सद्नीति। किसकी है, वर्मी भिक्षु की। कभी पूछा भी जा सकता है पाली के वैयाकरण के तौर पे। अगला प्रश्न है आपका, गुरूपदेशाध्ये धेतु शास्त्रम जड़दियोपलम काव्यम तु जायते जातु कश्चित प्रतिभावत। कहने का मतलब क्या है, गुरूपदेशाध्येतु शास्त्रम जड़दियोपलम की मतलब यह है कि गुरु के उपदेश से तो जड़ बुद्धि का व्यक्ति भी जो होगा उसको काव्य समझ आ सकता है, काव्य समझ सकता है, काव्य शास्त्र को जान सकता है। लेकिन काव्यम तु जायते जातु कश्चित प्रतिभावत, लेकिन काव्य वही सृजित कर सकता है, वही लिख सकता है जिसको कि क्या होगा, जिसको कि जिसके पास प्रतिभा होगी। कथन किसका है पूछा गया है, उक्ति किसने कही है। गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि भी शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन शास्त्र का सृजन करने के लिए वही व्यक्ति उपयुक्त होगा जिसके पास प्रतिभा होगी। कथन किसका है, भामा का है ये। अगला प्रश्न है, जब आप अपने को राजनीतिक अधिकारों की तुला पर कमजोर पाते हैं तो आप सामाजिक व्यवस्था भी अच्छी नहीं बना सकते, और जब तक आपकी सामाजिक व्यवस्था तर्क और न्याय पर आधारित नहीं है तब तक आप राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करने के योग्य नहीं हो सकते हैं। यह कथन किसका है, किस सुधारक ने कहा है। इनके कहने का मतलब क्या है कि, एक सेकेंड, मतलब कहने का आपकी सामाजिक व्यवस्था तभी मजबूत मानी जाएगी जब आपके पास राजनैतिक अधिकार होंगे, और जब उनका आप उपयोग तभी कर पाएंगे, जब कब कर पाएंगे, जब आपके पास अधिकार होंगे। यह कथन किसका है, तो ये कथन है महादेव गोविंद रानाडे का। गोविंद रानाडे आप अच्छे से जानते होंगे, महाराष्ट्र के हैं, जो कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में ये क्या थे, न्यायाधीश के पद पर थे। बहुत बड़े समाज सुधारक विचारक माने जाते हैं और स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने, स्वतंत्रता संघर्ष में इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ करके अपने योगदान दिए हैं, और ये महाराष्ट्र के हैं। अगला आपका प्रश्न है, कला के लिए क्षण से फैंटेसी साहित्यिक कलात्मक अभिव्यक्ति का रूप धारण करने लगती है। कला के किस क्षण से, साहित्य की डायरी, मुक्तिबोध की आपने पुस्तक पढ़ी होगी, पाठ्यक्रम में आपके लगी भी है, वहां पे
मुक्तिबोध बात करते हैं कि फैंटेसी, क्योंकि आपको पता है कि बड़ी उनकी लगभग रचनाओं में आप देखेंगे कि वह फैंटेसी का प्रयोग करते हैं, और उनकी प्रिय भी रहे, उनकी मुक्तिबोध देख सकते हैं आप, अंधेरे में देख सकते हैं जो रचनाएं हैं जिसमें उन्होंने फैंटेसी का प्रयोग किया है। अब इन्होंने कहा क्या है कि कला के किस क्षण में फैंटेसी, तो इन्होंने 3 क्षण माने हैं टोटल कला के। पहला जो होता है, पहला क्षण जो होगा जिसमें क्या होगी, अनुभूति होगी, कोई भी जो भावना होगी, कोई भी जो घटना होगी, उससे क्या करेगा, जो व्यक्ति होगा वो उसको महसूस करेगा, वो क्या होता है, पहला क्षण होता है। पहले क्षण में क्या होती है, अनुभूति होती है। अनुभूति जब होगी तो उसको पहला क्षण कहा जाएगा। दूसरा क्षण क्या होगा, अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए जब आप तैयार होते हैं, अनुभूति जो आपने महसूस किया, अब आप उसको अभिव्यक्त करने के लिए जब तैयार होंगे, जब अभिव्यक्त के लिए तैयार होते हैं, ये दूसरी अवस्था होगी, तैयार होना। तीसरा कौन सा होगा, तीसरा जो क्षण आता है उसी में क्या होती है, फैंटेसी साहित्यिक कलात्मक अभिव्यक्ति का रूप धारण करती है। कौन से क्षण में, तीसरे, और 3 ही क्षण इन्होंने बताया अभिव्यक्ति का रूप धारण करके अभिव्यक्त हो जाती है। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि पूछा क्या गया है कि कौन से किस क्षण में, तो जो पहले में अनुभूति होगी, दूसरे में जो कला का दूसरा क्षण होगा, दूसरे क्षण में क्या होगी, अभिव्यक्ति के लिए व्यक्ति या सृजनकर्ता तैयार होगा, और जो तीसरा क्षण होता है जिसमें फैंटेसी के साथ वह अभिव्यक्ति और मतलब कहने का मतलब सृजन होगा, साहित्य का या कलात्मक सृजन होगा, वो रूप धारण करने लगेगा, कर लेगा, तो उसी को क्या बोलेंगे, वो कला का तीसरा क्षण बोलेंगे। तो ये कब होता है, कला के तीसरे क्षण में होता है। ये किसके विचार हैं, तो मुक्तिबोध ने कहा कि इसमें साहित्य की डायरी में। अगला प्रश्न है, मैं मानता हूं कि आप लोग कुचले हुए और उपेक्षित हैं, लेकिन आपको अपनी इस ताकत का एहसास होना चाहिए कि अगर आप चाहें तो प्रशासन की इस मशीन का चलना असंभव बना सकते हैं। यह आप ही लोग तो हैं जो रेलों और तार घरों को चलाते हैं। यह किस राष्ट्रीय नेता का कथन है, बाल गंगाधर तिलक का कथन है ये। और आप बिल्कुल समझ रहे होंगे, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जनता को, लोगों को जागरूक करने के लिए दिए गए भाषणों का अंश है ये। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी जाती है। भरत मुनि जिनकी बहुत चर्चित रचना है नाट्यशास्त्र, और इनको जो है आदि क्या कहते हैं, आचार्य भी कहते हैं ना भरत मुनि को। तो भरत मुनि जो है सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, नाट्यशास्त्र की रचना की थी। नाट्यशास्त्र में क्या है, नाटकों के 36 अध्याय टोटल इसमें इन्होंने करके, इसमें सृजन के, रचना के तरीके, उसको लेखन शैली, इस पर पूरा इन्होंने बात की। फिर भावों पर बात की, रसों की बात की, अलंकारों की बात की, गुण की बात की, 10 दोषों की बात की, अलंकार, ये सारी बातें इन्होंने नाट्यशास्त्र में की। और इसको पंचम वेद भी कहा जाता है, आप जानते होंगे नाट्यशास्त्र को। अब इसमें इन्होंने क्या, गुणों की, तो गुणों की संख्या कितने बताई है भरत मुनि ने, 10 बताई है। 10 गुण बताए हैं, 10 दोष बताए हैं, और 10 गुण हो गए, 10 दोष हो गए, और 4 अलंकार। चार अलंकार कौन से, उपमा, रूपक, यमक और दीपक, 4 अलंकार बताए किसने, भरत मुनि ने। तो पूछा क्या है, गुण पूछा है, दोष पूछे तो 10 हैं, अलंकार पूछ ले कभी तो 4 हैं। अगला प्रश्न है, पत्रिकाएं हैं उनके संपादक से मिलान करना है। सज्जन कीर्ति सुधाकर पत्र के संपादक कौन है, तो वंशीधर हैं। यह पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो यह पत्रिका प्रकाशित होती थी उदयपुर से। फिर इसके बाद क्या है, प्रयाग समाचार है, प्रयाग समाचार प्रयाग से प्रकाशित होती थी। संपादक कौन है इसके, देवकीनंदन त्रिपाठी हैं। शुभचिंतक के
संपादक कौन है? सीताराम है। ये पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? जबलपुर से। पत्रिका है बिहार बंधु के संपादक कौन है? केशव राम भट्ट। ये कहाँ से? बांकीपुर से ये पत्रिका प्रकाशित होती थी। बांकीपुर कहाँ? पटना में। पटना बिहार के पास है बांकीपुर, जहां से ये पत्रिका प्रकाशित होती थी। संपादक कौन है? केशव राम भट्ट। हम इसका मिलान करेंगे। कीप 3 4, तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। आज की अभ्यास श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं हम कल इसके आगे की श्रृंखला लेकर के। तब तक आप लोग निरंतर अभ्यास में लगे रहिए, क्योंकि परीक्षा तो जब होगी तब होगी, लेकिन अभ्यास नहीं करेंगे तब, क्योंकि ये जो आपका प्रश्न है, ये वाली श्रृंखला है, इसके प्रश्न बहुत ही डेप्थ में पूछे गए हैं और लेंदी भी प्रश्न हैं। तो इस तरीके के प्रश्न अगर आप समझ जाएं तो आसानी से भी, जैसे कथन थे, वो जो विचारकों के कथन थे, इसके अलावा भाषा को लेकर के जो प्रश्न थे, अगर आप उसको देखेंगे तो एक बार अगर आप अच्छे से समझ करके पढ़ लेंगे तो उसमें बहुत मेहनत की बात नहीं है, लेकिन समझना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए आप लोग निरंतर अभ्यास करते रहिए। मिलते हैं आपसे कल। धन्यवाद।